नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। कोई भी विषय हो या विचारधारा हो, वह किन्हीं भी कुछ फंडामेंटल या आधारभूत जो मान्यताएं होती हैं उस पर टिकी होती है। उसकी विचारधारा की जो संपूर्ण पृष्ठभूमि होती है वो उन्हीं बिंदुओं से आप यूँ कर सकते हैं कि वो उसके नोडल पॉइंट होते हैं और उस नोडल पॉइंट के चारों ओर वो अपना क्षेत्र बनाती है। कोई भी विचारधारा या विषय, मानव भूगोल जैसा एक महत्वपूर्ण विषय जिसकी मूलभूत मान्यताओं का आज हम जिक्र करेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी भी विषय विशेष के जो बेसिक 2-3 चीज़ें हैं अगर वो आपको समझ में आ जाती हैं, विषय क्या कहना चाहता है, विषय का अध्ययन क्षेत्र और उसकी मान्यताएं और अध्ययन की तकनीक जो है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम उस विषय के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और जब आगे वाले तथ्यों को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कुछ उसमें सहायता मिल जाती है। जैसे आपको मैंने पहले भी शायद बताया है कि किसी भी विषय को हम पढ़ते हैं तो प्रारंभिक में जो उसका चैप्टर आता है उसमें जैसे मानव भूगोल हम पढ़ते हैं तो मानव भूगोल की परिभाषा, विषय, अर्थ और उसका विषय क्षेत्र आ गया, उसके अध्ययन की विधियां आ गई। तो अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति, ये 5-7 चीज़ें, आपको 2-4 चीज़ें जो होती है वो पहले ही चैप्टर में देखने को मिलती हैं। और पहले चैप्टर में जब आप कभी इनको पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है क्योंकि शब्दावली बड़ी थोड़ी टिपिकल होती है एक विद्यार्थी की दृष्टि से कि उसको इतना समझ में नहीं आ पाता है पहले वाला ही जो शुरुआती जो टॉपिक होते हैं ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले वाले जो ये टॉपिक होते हैं किसी भी विषय के, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहिए। आप जब इसको बार-बार रिवीजन करते हो या पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक उस विषय विशेष के प्रति एक पिक्चर, एक इमेज, उस विषय के जो सराउंडिंग जो मटेरियल आपको देखना है, पढ़ना है, उसके बारे में आपके दिमाग में एक बिंब बनता है और वह बिंब आपको उस विषय को समझने में सर्वाधिक मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम यहाँ उसका मूलभूत सिद्धांत जो उसकी प्रकृति को काफ़ी अधिक परिभाषित करते हैं, ये यहाँ हम देखेंगे। मानव भूगोल के मेजर जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं और ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है मानव भूगोल में। ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं ये प्रमुख रूप से 3 सिद्धांतों का हम जिक्र करेंगे यहाँ। कि पहले वाला जो सिद्धांत है वह क्रियाशीलता का सिद्धांत या उसको हम परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरे वाला जो मूलभूत सिद्धांत या मान्यता, कुल मिलाकर के आप इसको सरल से सरल यूँ समझो कि मानव भूगोल में ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं भी जहाँ भी हम अध्ययन कर रहे होते हैं ये तीनों चीज़ें वहाँ लगभग उपस्थित होती हैं और इन तीनों जो सिद्धांत या विचारधाराएं जो ये हैं, ये 3 जो मूल मान्यताएं हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम संपूर्ण मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं। इसलिए अगर पहले ही इन 3 को हम जान लें अच्छे से तो फिर इसी दृष्टांत को हम ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को जब पढ़ते हैं तो अच्छे से हमें समझ आ जाती है, हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और विषय के सार, गर्भ और मूल, मर्म और विषय की भावना को हम अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ नेचर जो है, प्रकृति की एकता भी यही बात है या हम इसको पार्थिव एकता कहें।
या हम यूँ कह सकते हैं इसको कि प्राकृतिक के और जैविक जो तथ्य हैं सभी मिलकर के एक ही रूप में हैं, अर्थात एक दूसरे का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो चीज़ जो हमने वो पार्थिव एकता का है, फिर हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। और एक है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, यानी मानव पर्यावरण जो संबंध है उसमें समायोजन बड़ा महत्वपूर्ण है और मानव को अपने वातावरण से समायोजन करके चलने में ही इस विषय का सार है। तो ये 3 सिद्धांतों पे हम जिक्र करेंगे। इन 3 सिद्धांतों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी के संदर्भ में ये जो दे रखा है इसको थोड़ा फास्ट में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि मानव भूगोल का प्रत्येक दृश्य, चाहे वह प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हो अथवा सांस्कृतिक वातावरण से, प्रतिपल प्रतिक्षण उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे कि आप अपनी आंखों से देखते हो, सब कुछ आपको इस पृथ्वी के तल पे जो है वो परिवर्तनशील ही दिखाई देगा। अभी दिन हो रहा है, धीरे धीरे ये दिन ढलेगा, फिर रात हो जाएगी, रात के बाद पुनः फिर दिन आएगा, हैं। इसी प्रकार से ऋतुएं बदलती है। प्राचीन समय में कुछ अलग जलवायु दशाएं थी, वर्तमान में कुछ अलग जलवायु दशाएं। भूगोल के विद्यार्थी हैं तो हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जो काफ़ी घटक हैं, जैसे कि पहले हिमयुग आए, हिमयुग के बाद में फिर बीच बीच में उनके जो शुष्क काल जो आए हैं उसको हमने देखा। प्लीस्टोसीन काल एक हिमयुग था और उसमें भी प्लीस्टोसीन जो काल थे उसके भी 4 हिमयुग और उसमें बीच बीच में शुष्क ड्राई एज जो आते हैं। तो ये हमने देखने का, तो कुल मिला के पूरी प्रकृति का जो सिस्टम है ये बदल रहा है। मानव पहले खेती करने के अलग तरीके थे, वर्तमान में खेती अलग कर रहा है। पहले उसके अधिवास अलग थे, वर्तमान में उसके अधिवास अलग है और ये लगातार परिवर्तन इनमें होता रहता है। ये कोई भी चीज़ जो है वो इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं होता। आपको जो चीज़ एक ही तरह की दिखाई दे रही है उसमें भी बदलाव है। प्रतिपल क्षण समय जैसे जैसे आगे चलता है, एक बार जो निकल गया वो पीछे वो दोबारा लौट के नहीं आता है। समय भी अपने आप में परिवर्तनशील है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो यही इस मानव भूगोल में जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसकी बातें आपको बता रहा है। आगे देखते हैं कि एक मकान जो बनाते हैं हम उसमें कई दिन लगते हैं तो वो भी अपना रूप बदलता रहता है। एक खेत खलिहान है उसमें हम फसल बोते हैं तो फसलें भी अपना रूप बदलती रहती। तो कुल मिला के हम ये कहने का उद्देश्य ये है कि आप जो कुछ भी सराउंडिंग में चारों ओर देखते हो उसमें सब कुछ में परिवर्तन आता रहता है। आपके पास जो भी वस्तु हैं उनकी भी एक आयु होती है, वह क्षीण हो जाती है और कालांतर में जा करके वह अपनी चरम अवस्था पे। इंसान की जो आयु है उसमें भी बदलाव होता है। एक मकान है वो भी बनाते समय नया होता है लेकिन कालांतर में जर्जर हो जाता है। तो ऐसी कोई वस्तु आपको नज़र नहीं आएगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे वह मानवीय हो, संसार में जो कुछ भी है परिवर्तनशील है, वो उसमें लगातार बदलाव चलता रहता है। यहाँ तक कि अरावली पर्वतमाला ये जो है आप देख रहे हो, क्योंकि हम अरावली का बार बार इसलिए उदाहरण देते हैं कि भीलवाड़ा का बनेड़ा कॉलेज जो है उसके सामने आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और हमारे कॉलेज का जो पुराना भवन है ये अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है जिसमें अभी हमारा महाविद्यालय चल रहा है। इसलिए इसका दृष्टांत अगर नहीं दे तो ये मुझे नहीं लगता कि आपके साथ न्याय होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि ये जो शिलाएँ आप देख रहे हो कितनी चिकनी आपको दिखाई देती हैं। तो हजारों लाखों वर्षों के बाद में इनकी स्थिति ऐसी आ गई, लेकिन हिमालय में आप देखते हो कि एक नवीन पर्वत है और ये प्राचीन पर्वत है। ये वृद्धावस्था में आ गया है और वो भी युवावस्था में है हिमालय। यानी प्रकृति में जो पर्वत है उनकी भी आयु है। नदियाँ आपने देखते हो तो नदियों में भी हम कहते हैं कि यह युवा नदी है, यह मध्यम अवस्था में और ये प्रौढ़ अवस्था में है। आपने अपर्दन चक्र देखा तो उसमें भी अवस्थाएँ देखी हैं। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये तय हो जाना चाहिए कि पृथ्वी पे जो कुछ भी है सब कुछ परिवर्तनशील है। वास्तव में ये परिवर्तन या क्रियाशीलता वातावरण के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होते हैं, अर्थात वातावरण का कोई तत्व अकेला नहीं रहता बल्कि कोई भी भूदृश्य कारकों में परिवर्तन के स्वरूप अस्तित्व में आता है। आपने कुल मिला के ये तय कर लिया, ये समझ लिया कि प्रत्येक जो है वह परिवर्तनशील है। आप देख सकते हो कि हमारी जो वर्षा होती है वो भी सागरों में भरा हुआ जो पानी है सूर्य की गर्मी से उष्मा लेके ऊपर उठता है, रूप बदलता है और रूप बदलने के बाद फिर कई रूपों में बदलने के बाद वापस उसी रूप में आके धरती पे गिरता है, जैसे कि बरसात की प्रक्रिया है। तो देखा आपने ये परिवर्तनशील जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में मैंने कुछ आपको बेसिक दिया, आगे हम डिटेल से उसको देखेंगे। दूसरा सिद्धांत हमने बताया था पार्थिव एकता का सिद्धांत। कई बार मैंने जिक्र किया है कि पृथ्वी पे
अगर प्राकृतिक वातावरण ही हो और मनुष्य उस पर हो ही नहीं, तो इसका अध्ययन कौन करेगा भाई? इस प्राकृतिक वातावरण को पढ़ने वाला कौन है? इस प्राकृतिक वातावरण का क्या फ़ायदा है इसमें जब हम रहने वाले ही नहीं हैं, जीव ही नहीं होगा इस पे, और सबसे बुद्धिशाली जो जीव मनुष्य वो नहीं है, तो इसका कोई औचित्य मैं नहीं समझता हूँ। और बिना प्राकृतिक वातावरण के, यानी अगर ये जल थल स्थल और वायु अगर कुछ भी नहीं है, तो मनुष्य उसके बिना संभव, उसका अस्तित्व नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से कितने परिपूरक हैं। प्रतिपल प्रति क्षण हमें प्रकृति के बिना हमारा जीना संभव नहीं, और जब हम प्रकृति में नहीं हों तो इस प्रकृति को अध्ययन करने वाला कोई नहीं। इसलिए यह अपने आप में एक पार्थिव एकता, अर्थात ये तो मैंने एक साधारण उदाहरण दिया है। पृथ्वी पे स्थित प्रत्येक वस्तु, जैविक अजैविक, सभी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक कारक में होने वाला परिवर्तन सभी कारकों में अंतिम रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, हो सकता है कमोबेशी हो उसकी मात्रा, लेकिन प्रभावित करता है। जैसा कि आप पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हो कि उस श्रृंखला में एक जीव में होने वाली क्षति संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक पृथ्वी पे एक चीज में होने वाला बदलाव अन्य सभी तथ्यों को प्रभावित करता है। अर्थात पृथ्वी पे सभी चीजों का सामूहिक अस्तित्व, पार्थिव एकता, पृथ्वी पे संपूर्ण तथ्यों की एकता जो है, उसी में उसका सार है। उसमें से किसी भी एकाकी एक तत्व को अलग निकाल के अगर हम उसको अलग रूप से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसका कोई औचित्य या सार नहीं है। यह पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात है। तीसरा सिद्धांत जो हमारा वातावरण समायोजन का सिद्धांत, मानव भूगोल के संदर्भ में हम देखते हैं कि आपने देखा कि मानव पर्यावरण संबंध जो है, मानव पर्यावरण संबंध जो है, उसमें आपने सबसे पहले निश्चयवाद का जिक्र किया है, या निश्चयवाद के बारे में विचार विमर्श अपने हुए हैं। निश्चयवाद के बाद में संभववाद देखा और फिर नवनिश्चयवाद देखा। अंत में जो निष्कर्ष हमारे पास आया कि प्रकृति संपूर्ण रूप से मानव को अपना दास नहीं बनाती, और नहीं मानव ने संपूर्ण तरीके से प्रकृति को अपने नियंत्रण में लिया है। अर्थात कुछ परिस्थितियों पे प्रकृति को मनुष्य जीत लेता है, उसमें परिवर्तन कर लेता है, अवसरों को तलाश लेता है, और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे से वह कर लेता है। हो सकता है कई बार उसके दुष्परिणाम आ जाए, अगर अति हो जाए तो, जैसे कि अभी महामारी फैल रही है, कोविड-19 उसी का एक परिणाम है। लेकिन फिर भी वह आवश्यकता होने पे उसमें काफ़ी अधिक अवसर तलाश लेता है, संभववाद है ये। और कई बार प्रकृति के आगे उसको नतमस्तक होना पड़ता है, बदलाव उसमें कुछ नहीं कर सकता, और जैसा प्रकृति चाहती है वैसा ही उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, मानव खुद झुकता है और कई बार प्रकृति में से कुछ अवसर तलाश लेता है। तो ये क्या है, समायोजन है। कभी नहीं कहते हैं कि कई बार पारिवारिक मामले होते हैं और उसमें अगर छिटपुट घटनाएं होती हैं, तो यार तुम अपना एडजस्टमेंट कर लो। कहते हैं ना कई बार हमारी परिवार जो है, जैसे मान लो कोई पति पत्नी है या घर वाले आपस में बन नहीं रही होती एक दूसरे से, तो हम क्या कहते हैं कई बार कि तुम एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट क्या है, ये समायोजन बोलते हैं। जो ये क्या है कि कभी तुम उसकी मानो, हो सकता है तुम्हारी गलती हो, और कभी तुम उसकी स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति वो जैसा कहे वैसा ही मान लो, तो ये एडजस्टमेंट नहीं होता है। कभी आपको उनकी बात, सामने वाले की बातों को स्वीकार करना होता है, कभी आपकी बातें सामने वाला भी स्वीकार कर ले। तो ये दोनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखना है, ये समायोजन है, ये एक प्रकार से तालमेल है। तो प्रकृति में ये समायोजन जो है, यह भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मानव अपने वातावरण से किस प्रकार से जो एडजस्टमेंट करता है, ये वातावरण समायोजन। तो तीन जो सिद्धांत अभी हमने देखे, उनका थोड़ा थोड़ा मैंने आपको परिचय किया। अब हम क्रियाशीलता या परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उसका हम विशेष रूप से यहाँ जिक्र करेंगे। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की सभी तत्व परिवर्तनशील हैं। प्रकृति में जैव अजैव सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से बदलती रहती है। ब्रुंज महोदय के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं सभी परिवर्तनशील हैं। उनका आकार, उनकी मात्रा, उनका रूप, उनका रंग, उनके गुण, सब कुछ बदलते हैं।
वास्तव में संसार भर में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती। स्वयं पृथ्वी हर समय भ्रमण करती रहती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। हमारी ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और ये सूर्य स्वयं हमारी जो आकाश गंगा है उसके नाभिक के चारों ओर ये भी परिक्रमा कर रहा है। अब आप सोचोगे सब कुछ गतिमान है, सब कुछ चलायमान है। दिन और रात का दृश्य लगातार जारी रहता है। वायुमंडल में पवन की हर समय लहरियां चलती रहती हैं, जो कभी इतनी धीमी होती हैं तो कभी बड़ी साधारण अनुभव नहीं कर पाते हैं। कभी तेज बवंडर चलता है, तेज आंधियां चलती हैं। खेत में उगी हुई फसल और भूमि पर उगती हुई वनस्पति को हम नाप नहीं सकते, लगातार उसमें बदलाव रहता है। आप जो फसलें पौधे बोते हो वो धीरे धीरे कब बड़े हो जाते हैं, आप उनको बड़े होते तो देख सकते हो, लेकिन प्रतिपल जो बदलाव होता है उसको प्रतिदिन अनुभव नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात तो ये कि आपके सामने जो घड़ी चल रही होती है उसमें जो मिनट और घंटे को बताने वाली सुई है उस पर बदलाव तो आप देखते हो, लेकिन बदलाव स्नेह चलता रहता है। उसी प्रकार से सभी जो ये प्राकृतिक और मानवीय दृश्य संसार जो है उसमें लगातार परिवर्तन चलता रहता है, परंतु उगते और बढ़ने का ये कार्य प्रत्येक सेकंड होता रहता है, भले ही हम सेकंड में बढ़ी हुई लंबाई को मापने में असमर्थ हों। इस प्रकार प्रत्येक जीव जंतु या मानव बालकपन से जवानी की ओर और जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता रहता है। यद्यपि हम उनकी एक दिन की बढ़ोतरी या कमी को अनुभव नहीं कर सकते। नदियों में जल सदैव ही बहता रहता और एक स्थान पर जल बहकर दूसरे स्थान पर जा पहुंचता। पर्वतों की चट्टानें कट कट कर नदियों के जल के साथ मिलती रहती है और पर्वतों की चोटी जो है काफ़ी धीरे धीरे कम होती रहती, जैसे कि ये अरावली काफ़ी बड़ा था हिमालय की तरह और कटफट करके वर्तमान स्थिति में आ गया और उनका जो अवसाद या मलबा था गहरे गहरे आपस में खड्डों में भर गया। हम भूतल पे विभिन्न स्थानों की ऊंचाई और समुद्र तल के अनुपात को से मापते हैं। महासागरों में हर एक समय नदियां अपना जल लाकर डालती रहती हैं और समुद्र का जल भाप के द्वारा आकाश में पहुंचता रहता है। काफ़ी दृष्टांत जो मैंने आपको बताए उन्हीं का यहाँ जिक्र है। अब हम इस सिद्धांत में प्रमुख रूप से जो है मोटे रूप से मैं आपको बता दूंगा बड़े शॉर्टली। ये कुल मिला के हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है और ये जो पृथ्वी तल पे परिवर्तनशील या क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है ये प्रमुख रूप से इन 6 तथ्यों पे डिपेंड है। पहला, पृथ्वी के सौर संबंध, अर्थात हमारी पृथ्वी और जो ग्रहीय संबंध है इनमें भी लगातार बदलाव होता रहता है। इसमें वही देखेंगे कि हमारी स्वयं की पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये स्वयं भी क्या है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, इनकी स्थितियाँ बदलती रहती है। यही कारण है कि हमारे दिन रात और ऋतुएं बनती रहती हैं। ये हम देखेंगे पृथ्वी के सौर संबंध में यह होता है। दूसरा हम देखेंगे पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ। पृथ्वी पर कुछ टेक्टोनिक घटनाएं घटित होती है जिसका जिक्र हमने पहले भी कर लिया है। ये विवर्तनिक जो शक्तियाँ होती हैं वे पृथ्वी की भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं और जैसे हमारे धरातल पे ये कुछ परिवर्तन लाती हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी हैं, पर्वतों का बनना है। हमने देखा था ना विवर्तनिक शक्तियों के बारे में कि 2 प्रकार की होती हैं, पर्वत निर्माणकारी हैं और महाद्वीप निर्माणकारी हैं, जिसमें काफ़ी लंबे चौड़े पूरी सारणी का हमने जिक्र किया था। ये टेक्टोनिक शक्तियाँ होती हैं जो धरातल पे कुछ विकृतियाँ उत्पन्न करती हैं। सूर्य शक्ति, सूर्य की जो शक्ति है उसी से बहुत सारी गतिविधियाँ और परिवर्तन हमारे पृथ्वी के तल पे होते हैं। सूर्य का ताप पृथ्वी पे पड़ता है, उस ताप से एनर्जी ये पौधे लेते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं। उस ताप से जल वाष्प में बदलता, ऊपर उड़ता और वर्षा के रूप में बन के ये उसी ताप से हवाओं में गति उत्पन्न होती है और अपना आयतन और तापमान को बदलती हैं। वायु का जो घनत्व है उसी से परिवर्तन और हवाएं पवनों का चलना, तो पूरे का पूरा जलवायु जो तंत्र है उसी सूर्य शक्ति पे डिपेंड है। और ये जो नदी, स्थल जल और वायु की संपूर्ण फेनोमेना और मानव का अस्तित्व स्वयं जो है वो सौर शक्ति पे डिपेंड है। चौथा हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस पे संपूर्ण तथ्य जगत, जीवन जगत और सब कुछ इस पे टिका हुआ है। और ऊंचे ढालों से नीचाई की ओर ढसक के कोई चट्टानें आती हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण का ही परिणाम है। ऊपर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं और वापस इसी की ओर लौटती है तो ये गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। जैविक शक्तियाँ, कुछ बायोलॉजिकल जो कारक हैं
जैविक शक्ति में हम देखेंगे कि वनस्पति और जीव जंतु जगत है, ये भी कुछ चट्टानों में या कुछ अन्य प्रकार के परिवर्तन लाते रहते हैं। विवर्तनिक शक्तियाँ जो हमने पहले देखी उनका जिक्र हम पहले कर ही चुके, मैंने आपको इसमें बताया। महत्वपूर्ण जो है, ये तो सब भौतिक जो कारक थे वो देखे। अब छठा जो आ गया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मानव शक्ति। मानव का आप देखते ही हो कि मानव किस प्रकार से लगातार अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने वातावरण में कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। यही मानव के द्वारा किया हुआ परिवर्तन है। अब हम संपूर्ण जिक्र हम कर चुके मोटे रूप से, और फिर भी आप अगर इसको देखना चाहो, समझना चाहो, तो मैंने ये जो पिक्चर्स इसमें डाल रखी है उनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी यथासंभव मैंने संपूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। और धन्यवाद।